घर खरीदते समय एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि एक प्रोजेक्ट को ढंग से इवैल्यूएट करना। और सबसे कंफ्यूजिंग स्टेप है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को साथ में कंपेयर करना और ये डिसाइड करना कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपको जो इस पे एडवाइस मिलेगी वो ये होगी कि आप एक लोकेशन को ढंग से इवैल्यूएट कर लो, प्रोजेक्ट की डिटेल्स को समझ लो, एमिनिटीज और डेवलपर की क्रेडेंशियल्स को चेक कर लो और पेपर वर्क को अच्छे से पढ़ लो। बट कोई ये नहीं बताता कि ये सारे स्टेप्स ऑब्जेक्टिवली करने कैसे हैं। इस पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो बहुत ही जेनरिक इन नेचर है। एंड आई एम श्योर आपका भी ये क्वेश्चन होगा कि क्या कोई ऐसी एक चेकलिस्ट है जिसको यूज करके मैं एक प्रोजेक्ट को ढंग से इवैल्यूएट कर सकूं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को साथ में कंपेयर कर सकूं। तो आज मैं आपसे ऐसी ही एक चेकलिस्ट शेयर करूंगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 12 पॉइंट चेकलिस्ट जो आपको हेल्प करेगी एक प्रोजेक्ट को ढंग से इवैल्यूएट करने में और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को साथ में कंपेयर करने में और ये डिसाइड करने में कि आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट सूटेड रहेगा। एक लोकेशन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और चेकलिस्ट शेयर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन क्लिक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। डेवलपर क्रेडेंशियल्स कैसे चेक करते हैं, पेपर वर्क कैसे चेक करते हैं, एक सैंपल फ्लैट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, ये अपने आप में ही डिटेल टॉपिक हैं। तो इन पे एक सेपरेट वीडियो भी बनेगा। तो आज मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ कि एक नए प्रोजेक्ट को कैसे ढंग से इवैल्यूएट करते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि ये सोसाइटी, ये प्रोजेक्ट मेरे रहने के लिए सबसे परफेक्ट है। मैं आज एक पुराने प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट के अंदर थोड़े से पैरामीटर्स अलग हो जाते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ कंपैरिजन में। तो उस पे एक सेपरेट वीडियो किसी और दिन। तो आज शुरू करते हैं कि एक नए प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने की चेकलिस्ट से। सबसे पहला पॉइंट है टाइपोलॉजी, मतलब 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो प्रोजेक्ट आप इवैल्यूएट कर रहे हो उसकी मेन टाइपोलॉजी क्या है। मतलब लेट्स से अगर 2 BHK, 3 BHK दोनों ही अवेलेबल हैं तो दोनों में से ज्यादा कौन से हैं। अगर 3 BHK ज्यादा हैं तो 3 BHK हो गई मेन टाइपोलॉजी। आपको ऐसी सोसाइटीज प्रेफर करनी चाहिए जहां पे ये ज्यादा वेरिएशन ना हो। जहां पे ज्यादा वेरिएशन होगा मतलब 1 BHK, 2, 3, 4 BHK सारे ही अवेलेबल हैं। तो ऐसी सोसाइटीज के अंदर नेबरहुड के अंदर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा, सबके थॉट प्रोसेस के अंदर वेरिएशन होगा, हर घर की अपनी टिपिकल प्रॉब्लम होगी। और ऐसे केसेस में देखा जाता है कि RWA के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और फंक्शनिंग बहुत ज्यादा अच्छे से हो नहीं पाती। तो आपको ऐसा प्रोजेक्ट प्रेफर करना चाहिए जहां पे लिमिटेड टाइपोलॉजी है प्लस जो आपका प्रेफरेंशियल साइज है वो वहां की मेन टाइपोलॉजी है, तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये नोट डाउन करना है कि जो भी प्रोजेक्ट आप इवैल्यूएट कर रहे हो उसकी मेन टाइपोलॉजी क्या है और कितनी अलग अलग टाइपोलॉजी उसमें अवेलेबल है। सेकेंड पॉइंट है ये चेक करना कि प्रोजेक्ट की डेंसिटी क्या है। अब डेंसिटी मतलब कितने एकड़ लैंड पार्सल पे कितने यूनिट्स बने हुए हैं। जितने कम यूनिट्स उतनी लो डेंसिटी, जितने ज्यादा यूनिट्स उतनी हाई डेंसिटी। अब जितनी ज्यादा यूनिट्स होंगे उतने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा भीड़ होगी हर एम्यूनिटी को यूज करने के लिए। अब लेट्स से आप टेनिस कोर्ट पे पहुंचे टेनिस खेलने और पता चला वहां पे आपसे पहले 5 लोग ऑलरेडी वेटिंग में हैं। अब इतना सारा पैसा देके सारी एम्यूनिटीज वाला घर लेके अगर एम्यूनिटीज ही यूज ना कर पाए तो फिर क्या फायदा हुआ। और ये डेंसिटी का एक साइड इफेक्ट और भी है। अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है तो बिल्डिंग का वेयर एंड टेयर भी बहुत ज़्यादा होगा, लिफ्ट ज़्यादा जल्दी खराब होगी, आपकी एमिनिटी ज़्यादा जल्दी खराब होंगी, बिल्डिंग थोड़ा ज़्यादा जल्दी पुरानी लगने लगेगी और ज़्यादा मेंटेनेंस मांगेगी। बट क्या ये हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी का कोई सेट नंबर है? तो एक्चुअली इसका कोई स्टैंडर्ड नंबर है नहीं। रीज़न भी हर सिटी टू सिटी और सिटी के अंदर भी लोकेशन टू लोकेशन FAR अलग अलग हैं। अब प्राइम लोकेशन पे मेट्रो सिटीज के अंदर FAR बहुत ज़्यादा है और घरों के साइज बहुत कम है। तो ऐसे केस में आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हाई डेंसिटी वाले ही मिलेंगे। तो अब इस इंफॉर्मेशन को आप यूज कैसे करोगे? तो आप जब भी कोई घर देख रहे हो या प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट कर रहे हो तो यूजुअली वो एक सिमिलर लोकेशन पे होगा और सारे के सारे प्रोजेक्ट का प्राइस भी थोड़ा सा 19-20 सिमिलर ही होगा। तो उसके अंदर आपको फटाफट सारे प्रोजेक्ट्स की डेंसिटी नोट डाउन करनी है। अब किसी भी प्रोजेक्ट की डेंसिटी अगर कम है तो वो इस पैरामीटर पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन के आता है। लेकिन यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हो तो आपको बिल्डर के सेल्स मैनेजर को बार बार पुश करके ये इंफॉर्मेशन निकलवानी ही पड़ेगी कि यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स क्या हैं। क्योंकि यूजुअली वो बहुत कैजुअली बता देंगे आपको कि ये एरिया फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, अगर अभी इसमें फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाली है
तो कितने टावर्स आने वाले हैं, क्या हाइट होगी उन टावर्स की, कुछ तो उनके पास प्लान होगा, ताकि आपको ये क्लैरिटी आ सके कि ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में टोटल कितने यूनिट्स बनेंगे। दूसरी एक चीज़, आपको बिल्डर्स यूजुअली इस चीज़ पे कंफ्यूज करेंगे कि हमारे पास ग्रीन एरिया 70% है, 80% है। अब आपको ग्रीन एरिया और डेंसिटी इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। रीज़न भी, मैं एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि 70% ग्रीन एरिया है, और सेम 30 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकता हूँ और कह सकता हूँ कि 70% ग्रीन एरिया है। अब 30 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर ऑफकोर्स घर ज़्यादा होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि 30 फ्लोर की बिल्डिंग में हर फ्लोर पे सिर्फ 3 ही घर हों और 10 फ्लोर की बिल्डिंग में हर फ्लोर पे 10 घर हों। तो इसलिए डेंसिटी वुड बी एन इंडिपेंडेंट नंबर सेपरेट फ्रॉम योर ओपन एरिया या ग्रीन एरिया उन्होंने कितना दिया है प्रोजेक्ट में। सो सेकेंड स्टेप है कि आप पेपर पे नोट डाउन कर लो कि हर प्रोजेक्ट की डेंसिटी कितनी है। अब डेंसिटी से रिलेटेड ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके लिए हम चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। अब हमको ये नोट डाउन करना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स पर फ्लोर वर्सेस नंबर ऑफ लिफ्ट्स इन दी बिल्डिंग, इसका रेशियो क्या है। मतलब एक फ्लोर पे टोटल कितने घर हैं और इन घर को सर्विस करने के लिए कितनी लिफ्ट हैं। अब यूजुअली एक प्रोजेक्ट में 2 से 4 लिफ्ट्स होती हैं, जिसमें से अगर लेट्स से 4 लिफ्ट हैं तो 3 लिफ्ट होंगी आपकी पैसेंजर लिफ्ट और एक होगी सर्विस लिफ्ट। लेकिन अगर आपके हर फ्लोर पे 10 से 12 घर हैं, तो पीक ऑफिस आवर्स में, मतलब सुबह ऑफिस जाते हुए और शाम को जब आप ऑफिस से वापस घर आओगे, तो आपको लिफ्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर इतने ज़्यादा घर हैं और लिफ्ट इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो लिफ्ट का वेयर एंड टेयर भी हमेशा ज़्यादा होगा, मतलब रिपेयर वर्क निकलेगा, लिफ्ट कभी ना कभी ख़राब होगी, तो मतलब उतना ही ज़्यादा वेटिंग टाइम भी। और प्लस इंडिया में लोगों को एक बहुत स्पेसिफिक आदत है कि वो लॉबी के अंदर कुछ ना कुछ सामान ज़रूर रख देते हैं। अपना शू रैक रख देंगे, अपने प्लांट्स रख देंगे, साइकिल्स रख देंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा घर हैं एक फ्लोर पे, तो उतनी ही लॉबी भी आपकी कंजेस्टेड रहेगी। अब इसी का ही सेकेंड पार्ट है कि क्या आपकी लॉबी के अंदर नेचुरल सनलाइट आती है और क्रॉस वेंटिलेशन अवेलेबल है। अगर नेचुरल सनलाइट नहीं आती है, मतलब 24/7 आपको लाइट लगा के रखनी पड़ेगी, मतलब फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट आपका ज़्यादा आएगा। अगर नेचुरल क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है और लोगों ने अपना सामान बाहर रखा हुआ है, तो गर्मियों में ये एरिया बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाएगा, या फिर एक सेंट्रलाइज्ड एसी होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका थर्ड पार्ट ये है कि अगर आप एक बहुत ही ऊंची हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो, तो क्या बिल्डर ने कहीं पे मिड लेवल्स पे कुछ पब्लिक वॉशरूम्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अब इंडियन घरों में हम बहुत सारे लोग ये प्रेफर नहीं करते कि हमारे हाउस हेल्प हमारे ही घर का वॉशरूम यूज़ करें। और अगर आपकी बिल्डिंग बहुत ही ऊंची है, तो क्या मिड लेवल्स पे वॉशरूम बने हैं या नहीं बने हैं, या फिर आपके हाउस हेल्प को वापस पूरा नीचे ही जाना पड़ेगा वॉशरूम यूज़ करने के लिए। ये सब वैसे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं तो कोई भी नोटिस नहीं करता, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है। लेट्स से डेली बेसिस पे आपको लिफ्ट के लिए अगर 4-5 मिनट वेट करना पड़े, अगर आप जिस लॉबी में वेट कर रहे हो वहाँ पे शूज़ की स्मेल है, वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है, तो ये डेफिनेटली सबके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई है और कंस्ट्रक्शन पार्टनर कौन है। तो क्या वो माई वन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर अभी भी रेड ब्रिक या ऐश ब्रिक यूज़ कर रहे हैं। माई वन सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसलिए प्राइस भी ज़्यादा होता है, लेकिन बिल्डिंग की लाइफ भी ज़्यादा होती है और रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा होती है। मोस्टली डेवलपर्स अपना कंस्ट्रक्शन वर्क किसी ना किसी कंपनी को आउटसोर्स करते हैं। तो क्या उन्होंने किसी रेप्यूटेड बड़े ब्रांड को आउटसोर्स किया है, या फिर किसी अननोन लोकल प्लेयर का आउटसोर्स किया है, या फिर वो खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये नोट डाउन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं एमिनिटीज़ की। तो आपको सबसे पहले ये लिस्ट बनाने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी एमिनिटीज़ हैं जो आपके लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। अब लेट्स से आपको अगर जॉगिंग का शौक है, तो क्या वहाँ पे डेडिकेटेड जॉगिंग ट्रैक है या नहीं है। आपको स्विमिंग या टेनिस खेलने का शौक है, तो क्या वहाँ पे स्विमिंग पूल या टेनिस कोर्ट है या नहीं है। लेट्स से आपके घर पे पेट्स हैं, तो क्या वहाँ पे डेडिकेटेड पेट जोन है। आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, तो क्या वहाँ पे डे केयर अवेलेबल है या नहीं है। तो डेवलपर्स तो आपको लिस्ट पकड़ा देंगे बहुत सारी एमिनिटीज़ की, बट उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए बेसिक एमिनिटीज़ कौन सी हैं जो नेसेसरी हैं आपकी लाइफस्टाइल के लिए, और वो लिस्ट में से आप उसको टिक करते जाइए कि ये यहाँ पे है या नहीं। नेक्स्ट है कि पार्किंग कैसी है और कितनी है, क्या वो ओपन है, कवर्ड है, बेसमेंट है या फिर लिफ्ट है। बेसमेंट पार्किंग यूजुअली सबसे बेस्ट होती है। अगर लिफ्ट पार्किंग दे रहे हैं तो आपको कहीं भी जाना है तो 15 मिनट का एडिशनल बफर लेके चलिए, क्योंकि उतना टाइम लगता है गाड़ी को बाहर निकालने के लिए। अब यूजुअली हर घर के साथ में आपको एक पार्किंग तो मिलती है, बट अगर आपके घर पे सेकंड कार है,
तो आज ही आपको ये क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है कि सेकंड कार पार्क के लिए कितनी स्पेस अवेलेबल है, उसका अलॉटमेंट कैसे होगा और वो साथ में मिलेगी या फिर किसी और लोकेशन में मिलेगी। अब यूजुअली बिल्डर्स बहुत जनरली बोल देते हैं कि हमारे पास सेकंड कार पार्क के लिए काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, आप इसको घर खरीदने के बाद में अलग से अलॉट करवा सकते हो। लेकिन आज ही आपको उसके सेल्स मैनेजर को पुश करके ये नंबर पूछना होगा कि एग्जैक्टली कितनी जगह अवेलेबल है सेकंड कार को पार्क करने के लिए। अब लेट्स से आपकी सोसाइटी में 1000 घर हैं और सेकंड कार पार्किंग के लिए मुश्किल से 50 से 60 ही स्पेस अवेलेबल है, तो मिलना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अब मैंने ये बहुत सारी सोसाइटीज़ में देखा है कि दूसरी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ही नहीं मिलती। सिमिलरली सोसाइटी में विजिटर्स कार पार्किंग के लिए कितनी स्पेस है और वो कहाँ पे एलोकेटेड है, ये सारी चीज़ें आज आपको पूछ के नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, क्या किड प्ले एरिया एक कार फ्री जोन है या नहीं, चाहे वो पोडियम पे हो या चाहे वो सेंट्रल ग्रीन्स में हो, बट एक एरिया तो ऐसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे बच्चे फ्रीली खेल सकें, सेफली खेल सकें। तो क्या कोई भी एरिया ऐसा है जो 100% कार फ्री जोन है या नहीं। नेक्स्ट, क्या ये प्रोजेक्ट सीनियर सिटीजन फ्रेंडली है या नहीं, मतलब लिफ्ट एक्सेस करने के लिए कोई रैंप अवेलेबल है या फिर सीढ़ियाँ यूज़ करनी ही पड़ेंगी। क्या पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा कोई सिटिंग जोन है जहाँ पे सीनियर सिटीजन आराम से चल के पहुँच सकते हैं, जिसके बीच में कोई सीढ़ियाँ ना आए। आज शायद आप बहुत यंग हैं, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपके पेरेंट्स शायद आपको मिलने कभी आपके पास आ सकते हैं और उनको शायद ज़रूरत पड़े। आज से 20-25 साल बाद शायद आपको भी ज़रूरत पड़े। तो अगर आज नहीं है तो ये फ्यूचर में नहीं बनेगा। तो आज इसको एक नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंडिया में वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, लेकिन उसके साथ ही घरों के साइज़ भी बहुत छोटे हो गए हैं और उन घरों में वर्क फ्रॉम होम करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो गया है। तो क्या इस प्रोजेक्ट के क्लब हाउस के अंदर कोई कोवर्किंग स्पेस या कोई कॉन्फ्रेंस रूम अवेलेबल है जहाँ पे आज आप बैठ के काम कर सकते हो। शायद आपको आज इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट फ्यूचर में यू नेवर नो। तो अगर ये अवेलेबल है तो एक डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है कि ग्रीन एरिया कितना है सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी के बाहर दोनों। आज सारी बड़ी सिटीज़ में एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है और हर किसी को फ्रेश एयर चाहिए। आज मुंबई या एनसीआर के अंदर बिल्डर्स एडिशनल ग्रीन्स के, चाहे वो सोसाइटी के बाहर क्यों ना हो, इन टर्म्स ऑफ गार्डन या फॉरेस्ट लैंड, उसके लिए एडिशनल प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट के आसपास में ग्रीन एरिया अवेलेबल है तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिल्डर आपको क्या क्या एडिशनल सर्विसेज दे रहा है, मतलब क्या वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए कोई चार्जिंग स्टेशन दे रहा है या फिर कोई प्रोविजन बना रहा है, क्या वो कॉमन एरियाज में एयर प्यूरिफायर लगा रहा है या फिर कोई एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम लगा रहा है, क्या उसने सोलर पैनल्स लगाए हैं फॉर वाटर हीटिंग, क्या वो बिल्डिंग आईजीबीसी सर्टिफाइड है, मतलब क्या वो सस्टेनेबल बिल्डिंग है जहाँ पे एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम है, क्या वो आपको पावर बैकअप दे रहा है, अगर दे रहा है तो क्या वो 100% है या फिर वो ओनली कॉमन एरियाज के अंदर है। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ को ईजी बनाएंगी और फ्यूचर में मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करेंगी। जो भी ये सारी चीज़ें हैं इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है डेली कन्वीनियंस। इसका सबसे पहला पार्ट है बेसिक नेसेसिटी। तो क्या प्रोजेक्ट के बाहर कुछ कमर्शियल दुकानें अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको बेसिक दूध, ब्रेड, ग्रॉसरी, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्या उस सोसाइटी के अंदर ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, अर्बन कंपनी ये सब इजीली पहुंच जाते हैं या फिर नहीं आते हैं। अब यूजुअली मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा कम वेटेज देता हूँ। सिंपल रीज़न, आप इंडिया में ऑब्जर्व करोगे कि जहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट रेडी होता है ये सारा इकोसिस्टम अपने आप क्रिएट हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि क्या आपके प्रोजेक्ट की एंट्री किसी सर्विस रोड से है या फिर किसी मेन रोड से है। अगर सर्विस रोड से है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सेफ है, क्योंकि आप पैदल भी बाहर दुकानों में आराम से जा सकते हो, कोई डर नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको नोट डाउन करनी है वो है टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल एंड डिस्टेंस टू योर ऑफिस और योर स्कूल। सिमिलरली बोथ टाइम एंड डिस्टेंस टू एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, दैट इज कोई बस स्टॉप या फिर मेट्रो स्टेशन या फिर लोकल रेलवे स्टेशन। आप बोलोगे कि मैं तो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करता, मेरी तो अपनी गाड़ी है, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर प्रॉक्सिमिटी है तो फ्यूचर में आपको रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया मिल सकती है। तो इसीलिए ये नोट डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। बट आई गेस ये जो सारी चीज़ें हैं लास्ट की डेली कन्वीनियंस वाली, ये जब आपने लोकेशन इवैल्यूएट किया था तभी भी आपने इन सबको इवैल्यूएट किया होगा और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट किया होगा। और अगर आपने लोकेशन को इवैल्यूएट नहीं किया है और नहीं जानते कि एक लोकेशन को कैसे ढंग से इवैल्यूएट करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
आप लोकेशन चेकलिस्ट प्लस ये प्रोजेक्ट चेकलिस्ट को साथ में जब यूज करेंगे तो आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट है। आप सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स भरिए, अपने सामने रखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि विच इज द वन दैट बेस्ट सूट्स यू। होप आपको आज का वीडियो रिलेवेंट और हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी एक स्मार्ट होम बायर बन सकें। और अगर आपका सपना है इंडिया में एक घर खरीदने का या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाने का, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट पे वीडियोस बनाता रहूँगा और आपका नॉलेज क्वोशिएंट बढ़ाता रहूँगा। That's all for today. Signing off. I'm Rohan Bhardwaj. Take care. Have fun.